सबके मन में ये है कि भाई जल्द से जल्द लागू, अगर 29 में एक मौका मिल रहा है तो अब तो जल्द से जल्द वो लागू हो। लेकिन आप नियत देख ही रहे हैं कि इस वक्त क्या स्थिति दिख रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए अंजना जी, यहाँ बार बार बात घूम करके नियत पर आ रही है। तो मेरा एक सवाल है, यहाँ पर तीनों जो नारी खड़ी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं, कि अगर बात बीजेपी की नियत की होती है और सिर्फ महिला आरक्षण बिल को लेकर के नियत पर जो सवाल आप उठा रहे हैं, तो बीजेपी ने आज कोई पहला काम नहीं किया है महिला सशक्तिकरण के लिए। क्या जब नारी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोविजन लाया गया, क्या तब भी नियत खराब थी? जब ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया, क्या तब भी नियत खराब थी? जब महिलाओं को मैटरनिटी लीव बढ़ा करके 6 माह का लीव दिया गया विद सैलरी, तो क्या तब भी नियत खराब थी? जब प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, तो क्या इसमें भी नियत खराब है? जब महिलाओं की के लिए उनके शौचालय की व्यवस्था की गई, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, क्या तब भी नियत खराब थी? तो इस तरह से कहां कहां आप भारतीय जनता पार्टी की नियत को आप देखेंगे? और क्या हम आपकी नियत पे सवाल क्यों ना उठाएं कि जब जब महिलाओं की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेंच इस तरह का उलझा करके खड़े कर देते हैं कि आप सामने से दिखाई देंगे महिलाओं के हितैषी हैं, लेकिन आप उनकी जड़ें काट रहे हैं, उनको सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं। अगर आप सच्चे हितैषी हैं तो आप ये बताइए कि संविधान में आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि महिलाओं के हितों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी इस तरह कास्ट, क्रीड, सेक्स, इस तरह का कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आप ये जो प्रोविजन बता रही हैं एसटी एक्ट और ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए, तो आप हमेशा महिलाओं को एक बैसाखी देना क्यों चाह रही हैं कि महिला आरक्षण की बैसाखी पे चढ़ करके तब काम करेगी? उसको आने दीजिए ना जनरल कोटा में। कब तक हम आरक्षण की जो लाठी लेकर के घूमते रहेंगे और आरक्षण की नीतियों आरक्षण के लिए लड़ेंगे? कब तक? आप ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के आरक्षण के विरोध में बोल रही हैं यहाँ पर। आप नहीं जानती हैं कि ओबीसी, एससी, मैं संविधान की बात कर रही हूँ, मैं संविधान की बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, नहीं मैं ये कह रही हूँ, विरोध में बात कर रही हैं। नहीं, आप बीजेपी की नियत को साफ नहीं, साबित करने के लिए नहीं, और आपकी नियत को कौन देखेगा? आपकी नियत को कौन देखेगा? आपने हमेशा मुस्लिम महिलाओं की पीठ में खंजर भोंका है, आपने हमेशा मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं आप लोग। एक सेकंड आज सबकी पोल पट्टी खुलेगी। अरे सबकी पोल पट्टी खुले, एक सेकंड महिलाओं के हितों की बात नहीं की है आपने कभी महिलाओं के हितों की बात नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है। जब भी महिलाओं के हितों की बात आती है, आराम से, अरे यहाँ लड़ने थोड़ी आए हैं। मैडम प्लीज पुट योर माइक डाउन, प्लीज स्टॉप फाइटिंग, प्लीज मैडम पुट योर फाइट। देखिए प्लीज एक सेकंड, देखिए अगर आपको लड़ना है इस तरह से और चीखा चिल्ली करनी है तो प्लीज, मतलब ये शो में ऐसा मत कीजिए आप लोग। ये बहुत गंभीर शो है। एक सेकंड, बहुत गंभीर शो। एक सेकंड मैडम प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू मैम। गंभीर शो है, मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की आधी आबादी हकों से जुड़ा हुआ है। अगर आजादी के 78 साल बाद 33% आरक्षण उनको मिल रहा है तो अपनी अपनी लड़ाई इस पर बंद कीजिए प्लीज। फैक्ट्स के साथ बात कीजिए और तैयारी के साथ यहाँ पर अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखिए। दलील में अगर दम होगा तो चीखना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, 2 ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, सबकी पोल खुलेगी क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आज भी आजादी के 78 साल बाद इस देश की संसद में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है, कौन सी पार्टी कितनी जिम्मेदार है, कौन सी पार्टी ने महिलाओं को कितना आगे किया है, ये सब दिखेगा। आप देखिए, ये जब आप देखेंगे तो आज इस देश में 13% के आसपास है। सब 33%, 33% दिलाएंगे, लेकिन अभी क्या है प्रतिनिधित्व? 13%। और ये नहीं है कि टिकट भी ये 33% को दे देते हैं, कोई नहीं देता है, कोई पार्टी नहीं देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। इसी के साथ एक दूसरा ग्राफिक्स हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें पूरे विश्व में अलग अलग देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। तो ये भी नंबर्स आपके सामने है। अब प्रोफेसर सुषमा यादव आपके पास आते हुए सवाल यह है कि अब ऐसा लग रहा है कि अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा और सीट्स नहीं बढ़ेंगी, रिजर्वेशन बिल 2029 तक लागू नहीं हो पाएगा, और ये एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी हो गई है इसके पहले। देखिए अंजना जी, एक राजनीति वैज्ञानिक के रूप में मैं इसको मास्टर स्ट्रोक मानती हूँ। ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। अगर राजनीतिक दल इसे समझेंगे तो किसी भी प्रकार से इसका विरोध नहीं करेंगे। सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन विरोध करना किसी के हित में नहीं होगा। और यदि फिर से राजनीति वैज्ञानिक के रूप में देखूं तो जो 13% अभी तक महिलाएं पहुंची हैं वह बहुत छोटी संख्या है।
और इसलिए महिलाएं वो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से अब कोई चमन में दीदावर पैदा हुआ है। तो लगता है बाकी राजनीतिक दलों के मन में शायद ये हो रहा होगा, हाय हुसैन हम ना हुए, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन यदि विश्व भर के आंकड़े आप देखें और वहाँ संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखें और साथ ही नेतृत्व की उनकी भूमिका देखें, तो जिस जिस देश में महिलाओं ने नेतृत्व दिया है उनकी संख्या विधायिकाओं और संसद में बढ़ी है। वहाँ वहाँ राजनीति सुंदर बनी है, राजनीतिक आउटकम्स जो हैं वो बहुत इम्प्रूव होकर आए हैं। और जो G20 के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हिंट दिया था, विमेन लेड डेवलपमेंट, ये उसी की परिणति मैं देखती हूँ। और इसलिए राधिका जी, अब मेरा सवाल ये है जी कि 2023 में ये बिल आपने पास कराया, तब आपने सेंसस का प्रावधान आर्टिकल 334A आप ही ने डाला था, है ना, कि हम सेंसस कराएंगे फिर डिलिमिटेशन। ये 3 साल में क्या बदल गया? क्यों आपने ये प्रावधान हटाकर अब सीधा डिलिमिटेशन मतलब सीट्स बढ़ाई है और सीधा रिजर्वेशन की बात कर दी? 3 साल में क्या बदला है? अंजना जी, अगर अभी हम वेट करेंगे कि अभी जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसके बाद तो फिर बेटी 2032, 2040 ऐसे बढ़ता जाएगा। मुझे बहुत दुख होता है कि 70 साल हमारी आज़ादी को हो गए, लेकिन फिर भी आज हम इस बात के लिए तड़प रहे हैं, हम भीख मांग रही हैं महिलाएं कि 33% दे दो, प्लीज 33% दे दो, प्लीज इसको पास करने दो। इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति उस देश की क्या हो सकती है? और वो उस पार्टी से भीख मांग रहे हैं कि आप अपना सपोर्ट दे दीजिए, जो कहती है कि हमारे यहाँ तो सबसे सशक्त महिलाएं रही हैं, इंदिरा जी हो, सोनिया जी हो, अब प्रियंका जी हो, बाद में उनकी बिटिया आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं फिर एक बात कहूंगी, अभी यहाँ पे मांझी मैडम कह रही थी कि साउथ में सीट्स कम हो जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि वहां पे कोई भी सीट कम नहीं होगी। अब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इन्होंने पाकिस्तान की बात मानी, ट्रेड डील की बात आती है तो ये सिर्फ यूएसए की बात मानते हैं। तो हमें पता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई बात नहीं मानेंगे, लेकिन देश की जनता लगातार 11 साल से प्रधानमंत्री जी के हर शब्द पे विश्वास कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी 100 से ज्यादा चुनाव लगातार हार चुके हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील करती हूं हमारी साथी कलीग्स को जो यहाँ खड़ी हैं दूसरी पार्टी से, कि आपको बतौर महिला ये सशक्त तरीके से अपनी पार्टी में रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जब 3 दिन इस पे डिस्कशन हो तो राहुल गांधी कोई और टॉपिक किसी स्क्रिप्ट का लेकर आके वहां से वॉकआउट ना करे, बाहर कुर्सी पे बैठ के चाय समोसे नहीं खाएं। महिला की बात जो आपके बातें हैं, आराम से लंबी डिस्कशन 3 पूरे दिन है, बिना चीखा चिल्ली करे वहां डिस्कशन हो। और हमने आपकी बात सुनी, आपने कहा क्यों इंतजार करना है, हम नहीं कर रहे। चित्रा जी, देखा अंजना जी, इन्होंने जिस तरीके से फिर से नारी शक्ति की जब बात होती है तो इनको प्रियंका गांधी वाड्रा जी की बेटी ही दिखाई देती है, जो बेचारी अभी तक राजनीति में जिन्होंने कदम भी नहीं रखा है। तो ये तो इनका नारी शक्ति के प्रति बहुत प्रेम और इतना आदर उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से और इस देश की नारियों के हक के लिए लेकर आए थे, बहुत पहले लेकर आए थे। 2008 में राज्यसभा में उसे पारित भी किया था। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में लोकल बॉडी इलेक्शंस में पंचायती राज और महानगर पालिका नगर पालिका चुनाव में 33% आरक्षण, कहीं कहीं 50% आरक्षण, वो भी ओबीसी SC ST वर्ग की महिलाओं को देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम इनसे इतना कहते हैं कि अगर आप कोई भी मंशा से लेकर आए हैं, हम ये नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि चलो 30 महीने में क्या बीता, 2034 का आपका रोड मैप था, आप क्यों 2029 में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो ओबीसी SC ST महिलाओं को उनके हक से हम उन्हें वंचित नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। तो आपने 2010 में क्यों वंचित रखा? अभी बोल रही हूं पेज नंबर 2010 राज्यसभा का जिक्र आपने खुद किया। प्लीज रीड एंड प्लीज मैं तो अनपढ़ हूं, आप पढ़ के सुना दो ना। देखिए अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की सरकार महिलाओं के हित में ही काम करती है, उन्होंने ये किया वो किया। लेकिन अगर आप राज्यों को देखें जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, जैसे हमारे राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं दी। पहले झारखंड महिला तस्करी के लिए बदनाम था जिस समय भाजपा की सरकार वहां थी। इन्होंने आने के तुरंत बाद उन्हें मैया सम्मान योजना से जोड़ा। उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, यही तो बात है कि आप करें तो अच्छा, ये करें तो बुरा क्यों? आरक्षण का समर्थन करनी है। उन्होंने लगातार उनके लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही महिलाओं की हितैषी है, हमारी राज्य सरकारें भी हैं। लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर
विपक्षी जो भी हम उनके विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको बदनाम करना चाहती है, ये बताना चाहती है देश के सामने कि ये सभी आरक्षण विरोधी हैं और महिला विरोधी। ऐसा नहीं है। इस बिल में जो भी कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे अगर अभी लागू तुरंत उस पर बहस ठीक से नहीं करके, विचार विमर्श नहीं करके बहुत हड़बड़ी में किया जाए तो कुछ नुकसान हो सकता है। तो आप इनके ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? देश महुआ को जी भोगना सुनिए पड़ेगा। जी, आप इनके ट्रैप में फिर क्यों फंस रहे हैं? ट्रैप ही तो है ये, आप खुद ही कह रही हैं कि हमको बदनाम कर रहे हैं ये सब करके ये लोग। बिल्कुल। और चुनाव के पहले तो से डिलिमिटेशन होगा जब वो फॉर्मूला की बात कर रहे हैं 2011 सेंसस के आधार पर होगा, वो भी तो एक सेंसस था ना, यूपीए की सरकार ने किया लेकिन था। तब से लेके अब में कितना बदलाव हो चुका है। तो उस उसके समय की आधार पर महिलाएं- फॉर्मूला बना है ना, उस जिसमें समय आप की देखिए महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी जागरूक नहीं थी। आज के समय में महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो अभी ओबीसी, एसटी, एससी सबको ध्यान में रखकर काम करना होगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा था उसके हिसाब से हो और महिलाओं के साथ किसी भी तरह से अन्याय ना हो। हम लोग आरक्षण विरोधी नहीं है। आरक्षण विरोधी हैं, आप ये साबित करने के लिए ये लोग ट्रैप बिछाया है राधिका जी। बिल्कुल ट्रैप राधिका जी, बिछाया है। मैं तो ट्रैप तब से बिछाया बोल रही हूँ, आपने। मैं तो तब से बोल रही हूँ अंजना जी, हमें फेल कर दो वोट। ये फेल भी नहीं करना चाह रहे, आपके पास पास भी नहीं। नंबर्स ही नहीं है, आप खुद ही फेल तभी होने तो मैं वाले बोल हैं। रही हूँ मैडम, मैं हाथ आपके जोड़ पास के नंबर्स ही नहीं अब है। देखिए ये बीच में नंबर्स ही नहीं कंटिन्यूअस है। बोली है। यही प्रॉब्लम है, राहुल गांधी ऐसे ही संसद में चलाते रहते हैं, कोई काम नहीं होता। और ये यहाँ के इनकी प्रवक्ता, मैं तो लगातार तब से बोल रही हूँ अंजना जी एक ही बात कि हम यहाँ पे अगर 6 महिलाएं खड़ी हैं, हम इसलिए नहीं खड़ी कि हम आपस में लड़े, हम इसलिए खड़ी हैं कि 70 साल बाद भी हमें ये भीख मांगनी पड़ रही है कि 33% महिलाएं जो इस देश की आधी आबादी है उनको फिर भी पूरा हक नहीं मिल रहा। और ये फिर भी देखिए, बीच में मत बोलिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोली। लड़ने नहीं आए हम यहाँ पर, ये क्या हो रहा है? आपको पता है ना, खाली ढोल सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, तो खाली मत बनिए, बात करने दीजिए। कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं, आप ही बजाते रहिए। हो गया ना, अब मैं बोल लूं। लेकिन अंजना जी सिंपल बात है, हमने सब गड़बड़ कर दी, हमने ये ट्रैप बिछा दिया, आप साइड से निकल जाइए, वोट दे दीजिए, ट्रैप फेल हो जाएगा, इसमें क्या तकलीफ है। लेकिन अगर आप सच में बेटी को लाना चाहते हैं तो ये सारे सवाल 2010 में आपने सोनिया जी से क्यों नहीं पूछे थे? सारे सवाल घूम फिर के सिर्फ उसी सरकार और उसी प्रधानमंत्री से क्यों पूछे जाते हैं जो नीति को नियत में लेकर आ रहा है? ना आप लोगों की नीतियां थी ना नियत थी, इसीलिए बेटी आज तक नहीं आई, वरना तब भी आप लोगों की सरकारें थी और अभी भी आप सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देना चाहते। इसीलिए देश की हर बेटी को, हर बेटे को, हर सिटीजन, बच्चे से लेकर बुजुर्ग को बोल में असलियत समय पता अंत होनी हो रहा है। चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।